बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है ये आपको कंफ्यूज करता है किसके अंदर? देखो बेटा, मैं आपको फटाफट सोचने का तरीका बता रहा हूं। अप्रोच तो आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो, बट यहां पर u का मान दे रखा और u का मान अपने को √5 नहीं बोल रखा, तो यहां पर अंतिम वेग अपन ने क्या लिख दिया? v फाइनल। पूरा सिलेबस कवर है इसके अंदर, लगभग ऑलमोस्ट हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो नीट का पेपर आने वाला है 4 मई को, और उसके लिए अपन फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट PYQs है, करीब 30-35 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उनको सॉल्व करते हैं। पूरा सिलेबस कवर है इसके अंदर, लगभग ऑलमोस्ट हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं, यूनिक करंट में बहुत पहले भी अगर आए हुए हैं, तो अगर इन केस अपन कह सकते हैं कि कंसिडर कर सकते हो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, डिस्कस करते हैं, आओ देखें। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अगर यूनिट एंड डायमेंशन में से अपन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि बल F, त्वरण A तथा T समय को मुख्य भौतिक राशियों में मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी? तो हमने वो बताया कि ऊर्जा की जो विमा होती है वो कितनी होती है? m1 l2 t-2। अब कह रहे हैं कि एक नया अपन ने यूनिट सिस्टम बना लिया जिसके अंदर बल, त्वरण और समय को क्या मान लिया अपन ने? मुख्य भौतिक राशियां। तो बल की जो विमा होती है वो क्या लिखते हैं अपन? m1 l1 t-2, और त्वरण की होती है m0 l1 t-2। ठीक है, और वेग की, समय की होती है अपने पास m0 l0 और t1। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर नई इकाई के अंदर अगर अपन बात करें तो ऊर्जा की जो विमा है, ऊर्जा की विमा अपन ने लिख दी कितनी? m1 l2 t-2, और ये बराबर हो जाएगी किसकी? बल की विमा की घात 1 के। तो बल की विमा कितनी है? m1 l1 t-2 की घात a, और दूसरा m0 l1 t-2 की घात b, और तीसरा m0 l0 और T1 की घात कितनी हो जाएगी? C। तो यहां पर अगर आप तुलना करें, अगर द्रव्यमान की तुलना करें आप, तो यहां पर बनेगा m की घात a, एक बराबर हो जाएगा m की घात a प्लस 0 प्लस 0, यानी a बराबर कितना आ गया? 1। और अगर l की तुलना करो तो l की घात 2 बराबर l की पावर कितनी है? a प्लस b प्लस 0। तो यहां पर इन दोनों घातों की अगर तुलना करोगे तो a प्लस बी बराबर कितना है? 2। a का मान 1 है तो b का मान भी कितना आ गया? 1। a का मान कितना आया? 1। अब c के लिए अगर समय की तुलना करो तो t की घात कितनी है? -2, बराबर हो जाएगा t की घात -2a -2b और प्लस c। अब यहाँ पर मान रख लोगे तो आपके पास c का मान भी आ जाएगा, तो इनमें से आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी प्रयोग में भौतिक राशियां A, B, C तथा D के माप में होने वाली त्रुटि क्रमशः 1%, 2, 3 तथा 4% है, तो x के अंदर प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो डेल्टा x बटा x इंटू 100 बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 डेल्टा, अपने को पता है घात आगे आ जाती है, तो 2 डेल्टा a बटा a इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b बटा b इंटू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1/3 डेल्टा c बटा c इंटू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 3 डेल्टा d बटा d इंटू 100। तो ये सब के अंदर क्या है? प्रतिशत त्रुटि है, ये b में प्रतिशत त्रुटि, ये c में और ये d में। इनका मान अपने को दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? डेल्टा x बटा x इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। तो ये 3 2 कट गया, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 12 2 14 15 16% त्रुटि आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 16%। चलो नेक्स्ट। कह रहा है कार विरामावस्था से चलकर कुछ समय बाद अल्फा त्वरण प्राप्त कर लेती है तथा फिर मंदन से चलकर रुक जाती है। यदि कुल लिया गया समय t हो तो कार का अधिकतम वेग कितना होगा? अब समझो आप जरा ध्यान से, अगर कोई कार विराम अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0। मान लो कि उसको अधिकतम वेग प्राप्त करने के लिए समय कितना लगा होगा? t1। और ये अधिकतम वेग अपन ने कितना पहली समीकरण लगाए, तो v मैक्सिमम बराबर 0 प्लस अल्फा t1, क्योंकि त्वरण कितना है? अल्फा। फिर उसके बाद यहां से इसका मंदन शुरू हो जाता है, यानी कि मंदन माइनस बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अंतिम वेग इसका क्या हो जाता है? 0। मान लेते हैं इसमें समय कितना लिया? t2। तो दूसरी समीकरण क्या कहती है? अंतिम वेग 0, प्रारंभिक v अधिकतम हो जाएगा माइनस बीटा इंटू t2। ये पहली समीकरण और ये दूसरी। तो यहां से t1 का मान आ गया अपने पास v मैक्सिमम बटा अल्फा, और t2 का मान आ गया अपने पास कितना? v मैक्सिमम बटा
टी बीटा, ठीक है। कुल समय दे रखा है टी, वो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। तो T बराबर कितना आ गया, V मैक्सिमम अपॉन में अल्फा प्लस V मैक्सिमम अपॉन में बीटा। यहां से तुम V मैक्सिमम का मान आराम से निकाल सकते हो कॉमन लेकर के, तो अल्फा बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि शॉर्ट ट्रिक तो क्या है, वो मेथड है एक दूसरा। दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप इसका V और T का ग्राफ बना लो, V और T का क्या बना लो, ग्राफ। तो पहले तो ये त्वरित हो रही है अल्फा त्वरण से, तो वेग बढ़ेगा, और ये वेग कितने समय में, T1 समय के अंदर कहां चला गया, कितना आ गया, V मैक्सिमम। और फिर ये वेग त्वरण नहीं होकर के क्या हो रहा है, मंदन। तो ये अपन ने मंदन किया और वेग घट करके कितना हो गया, 0, और इसमें समय कितना लगा, T2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब यहां से ढाल के मान लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे भाई, V मैक्सिमम अपॉन में अल्फा इंटू V मैक्सिमम अपॉन में अल्फा बराबर क्या लिखा जाएगा, T1। अरे ढाल लिख दो ना इसके अंदर, थीटा। अब बी टी कर्व की थीटा क्या होती है, त्वरण होता है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, V मैक्सिमम वाई अक्ष अपॉन में समय कितना हो गया, T1। और यहां से बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, V मैक्स अपॉन में T2। अब यहां से T1 T2 निकाल करके सीधा ऐड कर दो। तो ये इसकी क्या है, सेकंड मेथड, या फिर क्या कह सकते हो, ट्रिक भी कह सकते हो। ट्रिक कहना गलत है, बट सेकंड मेथड कह सकते हो। अगला सवाल कह रहा है, एक एल लंबाई की रस्सी को एक सिरे से पत्थर बांधकर उसको दूसरे सिरे से केंद्र बनाकर उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, जिसकी निश्चित समय पर पत्थर की निम्नतम स्थिति में वेग यू हो। तो जब यह स्थिति में पहुंचेगा जब रस्सी का क्षैतिज वेग हो, तो वेग में परिमाण का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, जब वेग क्षैतिज में पहुंचेगा तो इसका वेग कितना हो जाएगा, √2gl हो जाएगा ना। और इसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग इसका दे रखा है कितना, u। अब ये u तब √2gl होता जब यहां पर √5gl दिया हुआ होता, बट यहां पर u का मान दे रखा, और u का मान अपने को √5gl नहीं बोल रखा, तो यहां पर अंतिम वेग अपन ने क्या लिख दिया, v फाइनल। और इस रस्सी की लंबाई कितनी है, l। तो सबसे पहले अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा करके, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये लगा करके अंतिम वेग निकालेंगे। तो कार्य कौन करेगा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण वो करेगा, माइनस का mgl। अंतिम वेग हो जाएगा हाफ एम वी, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और प्रारंभिक कितना हो गया, यू स्क्वायर। तो यहां से अपन किसका मान निकाल लेंगे, वी स्क्वायर का। देखो कैसे निकालेंगे वी स्क्वायर का, यह आ जाएगा माइनस का mgl और माइनस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर बराबर माइनस का यू स्क्वायर। माइनस कॉमन लेकर के काट दोगे तो यहां से अपने पास मान आ जाएगा किसका, अंतिम वेग का। अब अपने को पता है वेग में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा वी बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो कितना है u। तो इससे अगर आप मान सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 2u स्क्वायर माइनस जीएल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्प्रिंग और एक 3m द्रव्यमान और एक m द्रव्यमान को बांध रखा है, और आपसे यह पूछा जाए कि रस्सी को काटने के बाद परिमाण क्या होंगे। तो बेटा एनएलएम के अंदर अपन ने जैसा पढ़ा हुआ है कि अगर रस्सी को काटते हैं तो तनाव बदल जाता है, और स्प्रिंग को काटने के जस्ट बाद तनाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जैसी शुरुआत में अगर तनाव की बात करूं तो इसके अंदर तनाव हो जाएगा 3 mg, 4 mg, तनाव कितना आ जाएगा 4 mg, और इसमें तनाव कितना आ जाएगा mg। अब जैसे ही आपने रस्सी को काट दिया, किसको काट दिया आपने, रस्सी को काट दिया, तो इसके अंदर तनाव क्या हो, T2 का मान तो क्या हो गया 0। अब तनाव रह गया किसके अंदर, 3m के यानी कि स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग में तनाव परिवर्तित नहीं होता। तो जब अपन 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ कितना 3mg, और तनाव अभी भी काटने के तुरंत बाद उतना ही रहेगा 4mg। तो त्वरण कितना हो जाएगा, a3m लिख देते हैं। तो यहां पर समीकरण को हल करेंगे तो क्या बनेगा, 4mg माइनस 3mg बराबर कितना हो जाएगा 3m इंटू a3m। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो a3m कितना आ जाएगा, g बटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जैसे बी के रस्सी काट दी, तनाव 0 हो गया, तो बी तो क्या करेगा, गुरुत्व के प्रभाव में सीधा सीधा नीचे गति करेगा। तो कितना हो गया, ए का त्वरण हो जाएगा अपने पास g बटा 3, और बी का त्वरण हो जाएगा अपने पास g। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ओमेगा को रिकॉर्ड के केंद्र से r दूरी पर, ये ग्रामोफोन की मान लेते हैं एक चकती है, और यहां पर ये घूर्णन कर रहा है कितनी चाल से, ओमेगा से। यहां से r दूरी पर एक m द्रव्यमान है। अब कह रहा है कि यहां पर घर्षण गुणांक कितना है, म्यू। ये कह रहा है कि कितने ओमेगा से घुमाए कि ये फिसले नहीं, है ना। तो कितने ओमेगा से घुमाने का मतलब m द्रव्यमान पर अंदर की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल m ओमेगा स्क्वायर r, और बाहर की तरफ लगने वाला
या अपकेंद्रीय बल की अगर बात करो तो बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल एम ओमेगा स्क्वायर आर और अंदर की तरफ लगने वाला घर्षण बल, तो ये फिसलेगा नहीं जब इसका मान इससे क्या हो जाए, छोटा। कौन? अपकेंद्रीय बल का मान घर्षण से क्या होना चाहिए, कम। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन म्यू एम जी, एम से एम कट गया, आर का मान लेस देन हो गया किसके, म्यू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर। तो लेस देन या ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला कह रहा है किसी संरक्षी बल के लिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा संरक्षी बल के लिए होती है, तो ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी बटा आर। तो उसके लिए कह रहा है साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था के लिए कण की दूरी क्या होगी, मतलब आर का मान क्या होगा। तो बल का मान हो जाना चाहिए 0 और स्थितिज ऊर्जा को बल के रूप में निकालने के लिए माइनस डी यू बटा डी आर बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। अब उम्मीद करता हूं कि तुम इसका अवकलन करके तो 0 कर ही सकते हो। इसका अवकलन करके क्या करना है, 0। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a अपॉन बी आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, आर और एफ दे रखा है, तो मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, एल, एल होता है ना। तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या लिखते हैं, डी एल वैक्टर बटा डी टी। अब कोणीय संवेग संरक्षण के लिए डी एल वैक्टर का मान क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब बल आघूर्ण का मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर सकते हो, टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसका मान क्या करना है, 0। यानी कि इस सदिश और इस एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या करना है, 0। देखो बेटा, मैं आपको फटाफट सोचने का तरीका बता रहा हूं, अप्रोच तो आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं कि फटाफट क्वेश्चन को कैसे क्लिक करना है। अगला कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है, तो पृष्ठ पर जो भार होता है वो क्या लिखा जाता है, एफ बराबर एम जी से। वो कितना दे रखा है, 72। अब कह रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी पर बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो यहां पर वो बिंदु ए ले लेते हैं और इसकी दूरी कितनी है, एच बराबर आर बटा 2। अपने वो पता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बदलता है कुछ इस तरीके से, जी एच बराबर जी अपॉन में 1 प्लस एच बटा आर का होल स्क्वायर बनेगा। तो बल क्या लिखा जाएगा या भार क्या लिखा जाएगा, एम इंटू जी एच कितना हो जाएगा, जी अपॉन में 1 प्लस एच कितना है, आर बटा 2 अपॉन में आर का होल स्क्वायर। और ये एम जी का मान तुम्हें पता है कितना है, 72 है। तो एफ वन बराबर कितना हो जाएगा, लिख सकते हो 72 अपॉन में आर से आर कट गया, ये बन गया कितना, 9 बटा 4, स्क्वायर है ना, 9 बटा 4। यहां से 32 न्यूटन शायद मेरे हिसाब से आंसर आता है। अगला, एम द्रव्यमान के एक कण को यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान एम, उसकी त्रिज्या आर और गुरुत्वीय त्वरण यू का वह न्यूनतम मान ताकि यह कण पृथ्वी पर वापस ना आए, यानी कि क्या हो जाए, पलायन कर जाना चाहिए। पलायन कर जाए तो इसका मतलब पलायन वेग के बराबर, तो रूट 2 जी एम अपॉन में आर, सीधा आंसर है। अगला क्या कह रहा है, किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपने को पता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वो डेल्टा वी बटा वी या बी, बल्क मॉडुलस बोलते हैं ना, वो क्या लिखा जाता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बटा वी, ये तो लिखा जाता है। अब यहां से तुम्हें बी है तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक वृद्धि, तो अब हमने वो पता आयतन होता है किसी भी गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वी लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, या इसा अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो 3 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर बटा आर, है ना, डेल्टा आर बटा आर। तो ये डेल्टा वी का मान आ गया। तो अब देखो ये 3 गुना जा रहा है या नहीं जा रहा, कितना जा रहा है, डेल्टा वी बटा वी का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ना, 3 का फैक्टर रहेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, पी अपॉन में 3 भी नहीं आ जाएगा क्या, समझ आ रही है मेरी बात। तो आपको पूछा हुआ क्या है, गोलीय पिंड का आयतन, तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी कितनी होगी, तो ये डेल्टा वी बटा वी बराबर डेल्टा आर बटा आर लिख दूं क्या इसको, या सामान्य राशि एक्स के सापेक्ष अगर इसका अवकलन कर दे तो डी वी बटा एक्स डी एक्स बराबर 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर बटा डी एक्स, डी एक्स कट गया, तो डी डेल्टा वी बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 3 इंटू डेल्टा आर। अब भिन्नात्मक वृद्धि यहां से निकाल सकते हैं ना, डेल्टा वी का मान अब डिवाइड में वी कर दोगे तो ये मान आ जाएगा क्या, अगर इसमें आयतन का भाग दे दोगे 4/3 पाई आर, एक आर रह जाएगा ना भाई, इसको डेल्टा वी बटा वी लिखो, तो ये क्या बनेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4/3 पाई
आर क्यूब इंटू 3 डेल्टा आर लिख दूं, तो यहां से 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, तो डेल्टा वी बटा वी कितना आ गया, 3 डेल्टा आर बटा आर। अब ये 3 डेल्टा आर बटा आर का मान यहां पर अपन पुट कर दे तो अपने पास मान आ जाएगा क्या, पी का। खैर अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थ पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y है, इसमें s प्रतिबल से खींचा जाता है, इसमें संचित प्रति एकांक प्रत्यास्थ ऊर्जा का मान, तो ऊर्जा प्रति 1/2 प्रतिबल इनटू विकृति, यही तो लिखा जाता है। अब विकृति को आप यंग प्रत्यास्थता गुणांक, भैया प्रतिबल बटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये प्रतिबल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्रतिबल इनटू, इसको लिख सकते हैं प्रतिबल बटा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो ये प्रतिबल का क्या हो गया, स्क्वायर, और प्रतिबल कितना दे रखा है, S प्रतिबल, तो ये हो गया S स्क्वायर बटा 2y सीधा। अगला क्या कह रहे हैं, अगला कह रहा है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब उसके ताप के घन मूल के यानी T समानुपाती, या दाब समानुपाती है किसके, T क्यूब के। तो अपने को पता है कि जब ये समानुपाती है तो अपन लिख सकते हैं P T की पावर गामा अपॉन में गामा माइनस 1। जब इसकी तुलना करोगे तो गामा अपॉन में गामा माइनस 1 बराबर क्या लिखा जाएगा, 3, तो यहां से गामा का मान आ जाएगा अपने पास 3/2। सीधे अगर सूत्र याद है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो बेटा आराम से। यहां पर कह रहा है आदर्श गैस का अणुभार m है, CpCv इसकी विशिष्ट ऊर्जा प्रति इकाई द्रव्यमान, तो R जो है वो विशिष्ट घन है, तो क्या बन जाता है, R/m बन जाता है ना, तो क्या बन जाएगा, Cp माइनस CV बराबर R/m। बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है ये आपको कंफ्यूज करता है किसके अंदर, किसके अंदर कंफ्यूज करता है, ये कहता है विशिष्ट ऊष्मा प्रति एकांक द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा प्रति इकाई मोल, समझ रहे हो, उन दोनों के अंदर कंफ्यूज करता है आपको। जब द्रव्यमान की बात होगी तो R/m कर देंगे अपन, R का मान कितना हो जाएगा, R/m। अगला कह रहा है सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन। अब देखो सरल आवर्त गति हमेशा मूल बिंदु से शुरू हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो वो किसी प्रारंभिक स्थिति अलग भी हो सकती है, जैसे x बराबर 0 से ही हमेशा शुरू हो जरूरी नहीं है, x बराबर a0 से भी तो शुरू हो सकती है। ये उसी सरल आवर्त गति की समीकरण है जहां पर ये y बराबर कितने से शुरू हो रहा है, a0 से, तो ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति है। वास्तव में ये समीकरण लिखी हुई है y माइनस a0 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है ना, तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति है तो वो विस्थापन आयाम थोड़ी बनेगा। अब इसके अनुदिश जो ये कण है वो क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा ना, तो उसका आयाम हो जाएगा, अपने को पता है कि परिणामी आयाम √a² प्लस b²। सीधा सीधा क्वेश्चन। अगला कह रहा है खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति किसी बंद ऑर्गन पाइप की तृतीय है, तो खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति कितनी होती है, खुला ऑर्गन पाइप ऐसा ही तो होता है ना, तो ये हो गया F बराबर V/2L हो गया ना, और बंद ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति क्लोज ऑर्गन पाइप, और ये क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति ये कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, V/4L। अब कह रहे हैं खुले ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति ये वाली आवृत्ति बंद ऑर्गन पाइप के तृतीय गुणावर्ती यानी तीसरा सन्नादी, अधिस्वर नहीं है सन्नादी, तो तीसरा क्या लिखा जाएगा, COP बराबर 3V/4L। अब ये जो लंबाई है ये किसकी है, ओपन पाइप की है, और ये किसकी है, क्लोज पाइप की है। अब कह रहे हैं बंद ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी है, 20, तो खुले ऑर्गन पाइप दोनों की आवृत्ति बराबर कर दो, V/2 LOP बराबर 3V/4 इंटू 20, V कट गया, यहां से 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया L, 3LOP बराबर कितना हो गया 40, मतलब कर सकते हो ना इसको 40/3 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, I1 आवृत्ति तीव्रताओं की दो आवर्ती तरंगे एक स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में गुजरती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का जोड़ क्या होगा। अधिकतम तीव्रता क्या होती है, I मैक्सिमम बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और न्यूनतम तीव्रता क्या होती है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस वाली टर्म तो कट जाएगी, प्लस वाली क्या हो जाएगी ऐड,
तो कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I2 आ जाएगा। अरे करके देख लेना इसको, सिंपल है। अगला, दो समांतर अनंत रेखीय तार जिनका रेखीय आवेश प्लस लैम्डा 2r दूरी पर है। ये दो तार है, एक पर कितना है प्लस लैम्डा और एक पर माइनस लैम्डा। बच्चे इसके अंदर गलती क्या करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो धनात्मक आवेश से तो दूर और ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है, तो अनंत आवेश के कारण कितना होता है 2k लैम्डा बटा r, क्योंकि केंद्र बिंदु पर पूछा है और इनके बीच में दूरी भी कितनी है 2r, तो प्लस 2k लैम्डा अपॉन में r। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, यह आ गया 4k लैम्डा बटा r। अब k का मान रखोगे तो E का मान बन जाएगा लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तीसरा आ गया। अब अगला कह रहा है कि ये एक बेलन है, उसके वक्राकार सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यानी कि यहां से और यहां से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई है, नहीं चित्र वक्र तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, बी से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है फाई। तो जितना सी से गुजरेगा उतना ही किससे गुजरेगा ए से, और जो इसके अंदर आवेश रखा है तो कुल फ्लक्स इसका कितना है वो है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और कुल फ्लक्स क्या लिखा जाएगा फाई ए प्लस फाई सी प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 2 फाई ये दोनों बराबर है, तो 2 फाई ए बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फाई ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत विभव V बराबर कितना दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यू प्लस 4 है। तो विद्युत क्षेत्र अपने को पता है E बराबर क्या होता है माइनस का डी वी बटा डी आर, यही तो होता है। अब यहां पर एक्स डी आर बराबर क्या लिखा जाएगा, आर बराबर लिखा जाएगा अपने पास डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना। तो ई वेक्टर को अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये लिखा जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन में डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन में डेल जेड के कैप। अब इसका अवकलन कर दो, डेल वी अपॉन में डेल एक्स कितना आएगा, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये बनेगा माइनस का 2x y माइनस का z क्यूब प्लस 0। तो डेल v अपॉन डेल y अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 0 प्लस 0, और डेल v अपॉन डेल z अगर निकालोगे तो 0 माइनस 3z स्क्वायर x प्लस 0। इन दोनों को आई कैप जे कैप के कैप के साथ लिख दो, आ गया आंसर अपने पास। समझ आ रही है बात। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समांतर पट्टी का प्लेट संधारित्र में K1 तथा K2 है। तो एक बात बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नियत रहता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र और इसके बीच में अगर आरेख देखें और किसी माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लिखा जाता है वैक्यूम के अंदर या निर्वात में बटा K1, और इसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E नोट बटा K2, यही तो होगा। तो पहले तो विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा नियत, ठीक है भाई नियत बना दिया कुछ दूरी तक यहां तक, फिर उसके बाद कुछ कम हो जाएगा, ठीक है थोड़ा सा कम कर दो, कहां तक इस दूरी तक। अब लेकिन कह रहा है कि K1 का मान छोटा है K2 से, K1 का मान K2 से छोटा है, तो K2 बड़ा हुआ तो E2 छोटा हो गया ना E1 से, यानी E2 छोटा हो गया किससे E1 से। फिर उसके बाद कितना रहेगा, यहां पर आ गए तो फिर से उतना ही जितना पहले था। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा E2 का मान E1 से भी छोटा है, तो ये यहां पर कुछ ऐसे जाएगा, इससे भी कम हो गया। और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो वापस फिर से नियत हो जाएगा और ये आरेख बनेगा। तो इस आरेख का मान हो जाएगा कौन सा, ये और कम, तो दूसरा हो गया ना। 2.1 वोल्ट के सेल 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो अपने को पता है विभवांतर, इसका विद्युत वाहक बल दे रखा है, प्रतिरोध कितना है 10, धारा कितनी है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध निकाल करके बताना आपको। आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखते हैं ई वी बराबर ई माइनस आई आर, सूत्र लगा दो आंसर आ जाएगा। आसान आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ये कह रहा है इसमें बल निकालो, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे अपने आप। कुल मिलाकर के मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, छड़ चुंबक की लंबाई L है और इसे चुंबकीय बल आघूर्ण M, तो ये कितना है 60 डिग्री है, ये त्रिज्या R, ये त्रिज्या R, तो ये भी कितनी हो जाएगी R, है ना। तो M बराबर क्या लिखा जाता है, M वेक्टर बराबर I
एल वेक्टर ही तो लिखा जाएगा। अब ये एल वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, ये लंबाई कितनी है ये पूरी एल, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60 डिग्री है, तो चाप कितना हो जाएगा, चाप बराबर कितना होता है त्रिज्या इंटू कोण, कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि पाई बटा 3, है ना, पाई आर बटा 3। तो ये चाप की लंबाई कितनी है एल, तो ये कितना हो गया पाई आर बटा 3, तो आर बराबर कितना हो गया 3 एल बटा पाई। अब यहां पर पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण क्या था, एम बराबर आई इंटू एल वैक्टर, है ना, नया वाला क्या हो जाएगा m1 वेक्टर बराबर आई इंटू आर वेक्टर, आर वेक्टर कितना है 3l अपॉन में पाई, तो l अपॉन इंटू आई क्या है पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण, तो 3m बटा पाई हो गया ना ये, तो कितना हो गया 3m बटा पाई। तो कुल मिलाकर के बेटा इन सब के पीछे मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको ये जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने हैं, इस तरीके से सॉल्व करने हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप बहुत आराम से इसके अंदर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, बहुत आराम से अपन कर सकते हैं इसको। जैसे एक दो सवाल और कर लेते हैं, कह रहा है कि परिपथ का प्रतिरोध R है और उसमें चुंबकीय बल, चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई और डेल्टा टी समय में बदल जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा प्रवाहित आवेश का, प्रवाहित आवेश का मान क्या होता है अपने को पता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का एल डी आई बटा डी टी होता है ना, यही तो होता है एल डी आई बटा डी टी चुंबकीय प्रेरक के अंदर, है ना। तो अब ये तो फ्लक्स की स्थिति में होता है, किसकी स्थिति में, प्रेरक की स्थिति में, लेकिन ई बराबर क्या लिखा जाता है माइनस का डी फाई बटा डी टी, यही तो लिखा जाता है। अब फाई बराबर क्या लिख दिया जाएगा बी इंटू ए, वहां से आप धारा को क्या लिखोगे आवेश इंटू समय, धारा क्या लिखे जाए आवेश बटा समय, और वहां से मान निकल करके अपने पास इसका आ जाएगा, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा आर डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, नहीं 1/r, ठीक है, सूत्र लिखाया जाता है सीधा। अगला क्वेश्चन एल बराबर 2 है, आई ये है, अभी बताया था, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा माइनस का एल डी आई बटा डी टी। अब इसका अवकलन ही तो करना है, यू वी मेथड लगा दो इसके अंदर, अगर इसका अवकलन करना है तो यू इंटू वी मेथड लगाओ ना, डी आई बटा डी टी बराबर कितना हो जाएगा, पहले का अवकलन 2t, दूसरा वैसा का वैसा e की पावर माइनस टी, प्लस दूसरे का अवकलन माइनस e की पावर माइनस टी माइनस इंटू कितना हो जाएगा पहला टी स्क्वायर। अब मान शून्य करना है तो ये मान शून्य हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होगा e की पावर माइनस, 2 सेकंड आ गया, देखो कट रहा है सब कुछ, कितना आ गया 2 सेकंड। कह रहा है 20 माइक्रोफेरेड धारिता की समांतर प्लेट संधारित्र का ऐसे वोल्टता से आवेश किया जाता है, विभव का मान कितना दे रखा है डी वी बटा डी टी बराबर कितना है 3 वोल्ट पर सेकेंड, ये तो दे रखा है, डीवी बटा विभवांतर में परिवर्तन तो कितना हो गया 3 वोल्ट पर सेकेंड। अब अपने को पता है परिवर्तित हो रहा है संयोजक तारों का प्रवाही चालक धारा और पट्टिका से गुजरने वाला, अपने को पता है चालक धारा और कितना चालक धारा और आई विस्थापन धारा, आई कौन सी विस्थापन धारा, वो दोनों क्या होती है समान, चालक धारा और विस्थापन धारा क्या होती है समान, और Q बराबर क्या होता है CV, और धारा क्या होती है dQ बटा dt बराबर C dV बटा dt। तो धारा का मान कितना हो गया, धारिता कितनी है, धारिता दे रखी है अपने को 20 इंटू 3 60 माइक्रो एम्पियर आ गया ना, तो जितनी विस्थापन धारा है उतनी क्या है चालक धारा, तो कितना हो गया 60 और 60 मिली एम्पियर वोल्ट पर से। 25 सेंटीमीटर की समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस को जोड़कर प्राप्त लेंस की शक्ति, तो अपने को पता है P इक्वलेंट बराबर कितना होता है P1 प्लस P2, या फिर यूं भी लिख सकते हैं F इक्वलेंट, F तुल्य बराबर क्या लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो धनात्मक और अवतल की क्या रहेगी ऋणात्मक, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा फोकस दूरी, ये +0 -0, तो P का मान कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा ना, देखो 1/f इक्वलेंट बराबर 1/25, 1/25 माइनस 1/25, तो 1/f इक्वलेंट बराबर कितना आ गया 0, तो F इक्वलेंट बराबर कितना आ गया अनंत, तो P बराबर क्या होता है P इक्वलेंट बराबर कितना होता है 1/f इक्वलेंट, F इक्वलेंट कितना आया अनंत, तो P इक्वलेंट कितना आ गया 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। अगला ये कह रहा है लंबवत आपतित हो रहा है तो प्रिज्म से निर्गत कोण का मान ज्ञात कीजिए, इसका अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना है √3।
तो ये 90 डिग्री पर आ रही है, तो ये 90 डिग्री पर ही आएगी। ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया 30, ये वाला कितना हो गया 90, तो ये वाला कितना हो गया 60। तो इस पर आपतित कितने से हो रही है 30 डिग्री पर। अब सबसे पहले ऐसे सवालों के अंदर क्या किया करो बेटा, सबसे पहले क्रांतिक कोण का मान निकालो। तो क्रांतिक कोण का मान साइन थीटा सी बराबर कितना होता है 1/म्यू। तो साइन थीटा सी बराबर 1/√3 हो गया। साइन थीटा सी का मान कितना हो गया 1/√3। अब अपने को पता है कि 1/2 का मान 30 डिग्री होता है। साइन 1/2 का मान कितना होता है 30। अब ये 1/√3 है, यानी कि इसका मान 1/2 से भी क्या है छोटा, है ना। तो यहां पर जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या हो गया छोटा। आई का मान थीटा सी से क्या हो गया छोटा। तो यहां पर स्नेल का नियम लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू साइन 30 1/2 बराबर 1 इंटू साइन आर या साइन ई, निर्गत कोण का मान। तो साइन ई बराबर कितना हो गया √3/2 और वो हो गया 60 डिग्री। आंसर आ गया तुम्हारे पास। अगला कह रहे हैं किसी द्विध्रुवी प्रयोग के अंदर लैम्डा कितना दे रखा है 400 नैनोमीटर प्रकाश के उपयोग किया गया है। तो 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर बने पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर कितना होता है लैम्डा बटा म्यू होता है ना, माध्यम का अपवर्तनांक। थीटा बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा बटा म्यू। तो म्यू कितना दे देगा 4/3 और ये कितना देगा 0.2। तो नया वाला मेरे हिसाब से 0.15 के आसपास आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई गलती होनी नहीं चाहिए। दहलीय आवृत्ति कितनी है 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश, दहलीय आवृत्ति की यानी म्यू बराबर कितना है 3/2 म्यू नॉट है। 1.5 गुना आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। यदि पदार्थ की आवृत्ति आधी कर दी जाए तो इसकी आधी कर दोगे तो इसकी आवृत्ति है कितनी म्यू नॉट है ना। अब म्यू नॉट का मान कितना है 2 म्यू/3 ही तो है। अब ये आवृत्ति अगर आधी कर दोगे यानी कि म्यू/2 कर दोगे तो ये तो कट जाएगा, तो म्यू/3 हो गया ना। तो म्यू/3 का मान तो और छोटा हो गया, यानी आवृत्ति का मान छोटा हो गया किससे दहलीय आवृत्ति से। अब दहलीय आवृत्ति से अगर छोटा है तो कोई भी प्रकाश यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 0। हाइड्रोजन परमाणु की पूर्ण ऊर्जा E बराबर कितना है -13.6/n² होता है। प्रथम उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 होता है, तो -13.6/4। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा 3.4 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को पता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कुल ऊर्जा ही तो होती है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा धनात्मक, तो कितना हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिक दो भागों में विघटित होता है, वेगों का अनुपात इतना है। तो वेग तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। संवेग संरक्षण लगा दो, P बराबर P1/P2 बराबर हो जाएगा कितना mv1/mv2। अब द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा घनत्व इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब बटा रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू v1/v2। घनत्व अपने को पता है कि रो जो होता है नाभिक का वो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब की कोटि का होता है। तो घनत्व समान होता है, तो 4/3 पाई रो कटिया, और यहां पर संवेग दोनों के क्या होते हैं बराबर। तो r1 क्यूब v1 बराबर r2 क्यूब v2। तो v1/v2 बराबर कितना हो गया r2 क्यूब बटा r1 क्यूब। तो 1/3 आ जाएगा इसके अंदर, यहां पर 1/3 बन जाए, तो 1:1/3। ठीक है, R2/R1 निकालना है। अगला क्या कह रहा है निम्नलिखित कौन सा किसमें डायोड अग्रदिशिक है। अग्रदिशिक का मतलब क्या हो गया कि P वाला तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव और N वाला क्या होना चाहिए नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। -4 -3, -4 ज्यादा कम वैल्यू है -3 से, तो ये तो हो गया रिवर्स बायस पश्च बायस। -2 +2 ये तो वैसे ही छोटा दिख रहा है, तो ये भी कौन सा रिवर्स बायस। 3 और 5 ये भी कौन सा रिवर्स बायस। 0 और -2 0 बड़ा होता है -2 से, तो फॉरवर्ड बायस, तो कौन सा हो गया चौथा। अगला क्या कह रहा है कि जेनर डायोड दे रखा है 15 वोल्ट रखता है, तो यहां पर कितना हो गया 15 वोल्ट और यहां पर कितना हो गया 0, तो यहां पर कितना बनेगा 20 वोल्ट। तो इसमें जाने वाली धारा निकाल सकते हो, आई बराबर कितना हो गया 20 - 15/250, तो ये हो गया 5/250, तो ये आ गया 1/2
50 एम्पियर, ये धारा आ गई। अब उसके बाद इसमें से आने वाली धारा इतनी है, और जेनर डायोड के अंदर अब इसमें जाने वाली धारा बताओ 1 किलो ओम। 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम बोल दूं क्या? तो यहां पर 15 वोल्ट ही रखेगा जेनर डायोड, यहां पर कितना 0, तो इसकी धारा I1 बराबर कितना हो गया 15 अपॉन में 1000, ये तो बनेगा। अब कुल धारा आ रही है कितनी 1/50, इसमें I1 चली गई तो इसमें जाने वाली धारा निकालना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। बहुत ही आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और भी बहुत सारे पीवाईक्यू है वो तुम कर सकते हो। अभी मैंने लगभग 35 के आसपास तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, और मुश्किल से अपने को है ना बेटा 30-35 सवालों को करने में है ना मेरे हिसाब से लगभग 30-35 मिनट लगे हैं, 35 मिनट लगे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें जल्दी जल्दी होंगी। ठीक है, फिर से मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।